मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 29 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास बायलिंगुअल है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन एंड उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, इस क्लास के एंड में हम आपको हमेशा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। ये बात मैं रोज रिपीट करती हूँ सो दैट आपको पता रहे कि हाँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और हम इसका एक्सप्लेनेशन हम उसका आंसर अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्लास की तरफ। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अभी नहीं तो मतलब वीडियो देखने के बाद इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। ओके, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अपने प्रीवियस क्लास को, जिसको मैंने बताया था कि हमें जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करनी होती है हर क्लास के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? Who has become the flag bearer of the Indian contingent during the opening ceremony of 19th Asian Games? Okay, आपके ऑप्शंस है हरमनप्रीत सिंह, बी लवलीना बोरगोहेन, सी दोनों यानी ए और बी, और डी मीराबाई चानू। तो इसका आपका आंसर क्या है? इसका आपका आंसर है सी। ठीक है, इस बार जो है ये हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी टीम के प्लेयर है और लवलीना बोरगोहेन दोनों ने क्या किया है, ये ध्वजवाहक बने हैं, यानी फ्लैग बियरर बने हैं हमारे एशियन गेम्स के अंदर। 19th एशियन गेम हुए इस बार चीन में हुए हैं। ठीक है, ये तो ये एडिशन कौन सा है, ये एडिशन भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर ही ना आपको बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो केवल आपका एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, उससे आप बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये पहले तो एशियन गेम कहाँ हुए, तो ये चीन में हुए। ठीक है, दूसरा ये कौन सा एडिशन था, तो इट वॉज अ 19th एडिशन। ठीक है, ये चीज़ें तो, और इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि कौन थे इसके ध्वजवाहक। तो इसके ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो है वो थे। तो हम बढ़ते हैं आज के 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं, हम बल्क में क्वेश्चन नहीं उठाते हैं सो दैट आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाए। हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को तो डेफिनेटली याद कर लें, और बाकी क्वेश्चन आपकी मर्जी है कि आप और कंटेंट पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते। बाकी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद कर लें, इवन लिख भी लें अगर आप चाहें तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रैवल फॉर लाइफ नामक कार्यक्रम की वैश्विक शुरुआत किसने की है? ठीक है, ये कार्यक्रम है हु स्टार्टेड द ग्लोबल प्रोग्राम कॉल्ड ट्रैवल फॉर लाइफ। ठीक है, यानी कि ये ट्रैवल फॉर लाइफ एक कार्यक्रम यानी एक प्रोग्राम है, इसे किसने शुरू किया है, यानी विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड दिस? तो आपके ऑप्शन है यूनेस्को, या बी आपका पर्यावरण मंत्रालय, या सी टूरिज्म मिनिस्ट्री या फिर पर्यटन मंत्रालय, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। यानी ऊपर दिए गए ऑप्शन है उनमें से आपका एक, मतलब एक से ज़्यादा है इसके आंसर, या कोई भी नहीं। तो उसका आपका आंसर है बेसिकली पर्यटन मंत्रालय। अगर आप इस क्वेश्चन को आप उसके नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रैवल फॉर लाइफ नामक कार्यक्रम। ठीक है, तो ट्रैवल फॉर लाइफ, तो ट्रैवलिंग की बात तो ऑब्वियसली एक मिनिस्ट्री जो करेगी जो बनी ही स्पेसिफिक टूरिज्म के लिए है। तो ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है ये शुरू कर रही है इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि पर्यटन मंत्रालय ने मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो देखो मिशन लाइफ भी है और इसी के अंतर्गत क्या शुरू किया गया, इसी के अंतर्गत ट्रैवल फॉर लाइफ नामक जो कार्यक्रम है उसकी वैश्विक शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, एंड संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन कोष संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी 3 जो बॉडीज है वो मिल करके इसको स्टार्ट कर रही हैं।
जिसका एम क्या है, इसका एम है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना। आप जानते होंगे कि किसी भी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो उसकी आर्थिक विकास में सहायता करता है, ठीक है। वो उसके इकोनॉमिक जीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करता है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी लगभग आधे से अधिक की जो अर्थव्यवस्था है वो उनके टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट करती है, ठीक है। तो इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के पास टूरिज्म का खजाना है, मतलब अगर उसका वो सही से इस्तेमाल करे इंडिया या हमारी कंट्री उसका सही से इस्तेमाल करे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी पर्यटन को और प्रमोट करने के लिए क्या शुरू किया गया है, ये मिशन यानी ट्रैवल फॉर लाइफ नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। कौन कौन से मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है, कार्यक्रम के साथ मिलकर ये शुरू किया जा रहा है या इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का खिताब दिया जाएगा? हाउ मेनी विलेजेस विल बी गिवन द टाइटल ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है A35, B45, C30 और D40। तो अभी हाल ही में, क्योंकि ये अभी पता होगा आपको, हमने अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया, ठीक है। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसी दिन ये चीज़ शुरू, मतलब ये खिताब, पुरस्कार बांटे गए। तो इस बार जो है वो 35 जो हमारे जो गांव है या फिर जो 35 जो विलेजेस हैं उन्हें क्या मिला है, उन्हें इस बार सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट जो विलेजेस हैं, टूरिज्म विलेज का जो है अवार्ड या खिताब दिया गया है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर के दवार से सिक्किम के किताम तक भारत के 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चुना गया है। टोटल 35 गांव है। कहाँ से कहाँ तक है ये जम्मू कश्मीर का एक है दवार और आपका सिक्किम में एक है किताम, वहां तक, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने बुधवार को विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये पुरस्कार समापन का आयोजन किया कहाँ गया, देखो एक और क्वेश्चन बना यहाँ से, ठीक है, कि ये जो है ये शुरू किया गया आपके न्यू दिल्ली से। आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले ये क्वेश्चन बताया था कि भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। तो भारत मंडपम में ही क्या किया गया है, इस जो पुरस्कार है इसका वितरण वहीं पे किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतिस्पर्धा तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, ठीक है। तो एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई थी। बेसिकली ये अवार्ड किसके तहत दिया गया, पहले ही देख लें कि एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी जिसमें कि जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और का जो कंपटीशन है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो और अभी ये जो टॉप जो गांव चुने गए हैं, जैसे कि हमने 35 गांवों को जो हमने या विलेजेस को हमने क्या किया है, ये अवार्ड दिया है सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेजेस का, ठीक है। तो हमने किसके बिहाफ पे दिया है, तो हमने दिया है उनके बिहाफ पे कि SDG के अनुकूल जिन्होंने क्या किया, टूरिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप सभी जानते होंगे SDG, उसके द्वारा हमने जज किया कि भैया किन गाँवों ने कितना अच्छा SDG के तहत अपने यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया है, उसके बिहाफ पे हमने ये अवार्ड दिए हैं, ठीक है। 35 अवार्ड दिए, ये 3 श्रेणियों में दिए गए, ठीक है, यानी 3 इनको अलग अलग श्रेणी में दिया गया। तो आपका एक है स्वर्ण यानी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज, ठीक है। तो गोल्ड में 5 आपके विलेजेस हैं, 10 जो विलेजेस हैं आपके वो सिल्वर के अंदर आते हैं एंड 20 जो आपके ब्रोंज के अंदर आते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, हु पब्लिश द इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, BIIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, एंड C UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, या एक से अधिक या कोई भी नहीं, ऊपर से कोई एक है या एक से अधिक है या कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको उसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका, एक मिनट, इसका आंसर है आपका D, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से ना मैं इस तरह सेट करती हूँ कि आपको ना इसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए। आपको क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं और आपको इनमें से कोई एक वर्ड पता होता है और आप उसका आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं। आप D को देखते भी नहीं समटाइम्स कि आपको लगता है कोई नहीं, तो आपको लगता है कि नहीं एक तो है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ D को, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए कि मैंने यहाँ पे D दिया जिसमें आपका ऑप्शन है क्या लिखा हुआ, ऊपर दिए गए जो 3 ऑप्शन है उनमें से कोई एक है या एक से अधिक यानी 2 या 3 तीनों हो सकती है या कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर आपका D है कि ऊपर दिए गए
जो ऑप्शंस है उनमें से एक से अधिक इसका आंसर है, यानी कि ए को छोड़ दो, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी और सी दोनों, ठीक है। यानी कि IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये दोनों ने मिलकर क्या पब्लिश किया है, इन्होंने पब्लिश किया है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बेसिकली दिखाती है कि इंडिया का जो एज फैक्टर, ऐसे जो एज है यानी जो यहाँ की पॉपुलेशन की एज है वो किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है, किस तरह से बढ़ रही है। जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि भारत की जो 39% आबादी है यानी अधिकांश आबादी क्या है, युवा है, ठीक है। वर्तमान में जो अधिकांश आबादी है वो युवा है, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में वो आबादी क्या होगी, वो आबादी बुजुर्ग भी होगी, वो बूढ़ी भी होगी, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग युवा होते हैं तो वो उस देश के डेवलपमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, कि वो दिखाता है कि आने वाले समय में हमारे पास कार्य बल यानी कार्य क्षमता का बल जो है वो अधिक है, ठीक है। और जिनके पास 60 साल से ऊपर या फिर की आबादी अधिक होती है तो उनके वो दिखाता है कि उनके यहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास कार्यबल कम है, उनके पास अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है रेदर देन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर में देख लें डी है, IIPS एंड UNFPA, ये जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं आपका, ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को इन्होंने पब्लिश किया है। UNFPA यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से बहुप्रतीक्षित इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का अनावरण किया। 3 दशक में 20% भारतीय आबादी बुजुर्ग हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट का समरी था। समरी मतलब इसका सबसे मेन एलिमेंट जो था यही था कि आने वाले 3 दशक होंगे यानी लगभग 30 सालों में भारत की जो आबादी है उसका जो 20% हिस्सा है वो क्या हो जाएगी, वो बुजुर्ग हो जाएगी, यानी वो बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। आपके ऑप्शन है ए द केरल स्टोरी, बी बॉपलियोक, सी बालागाम और डी 2018 एवरीवन इज अ हीरो, एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा वो एक्चुअली हिंदी में लिख दिया मैंने तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का वो हिंदी ट्रांसलेशन है ना इसलिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है द केरल स्टोरी, बी बॉपलियोक, सी बालागाम एंड 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आपका है डी, ठीक है। जो डी है यानी एवरीवन इज अ हीरो 2018 जो है इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। ये एक तरह की मलयालम मूवी है जो ना बाढ़ पीड़ितों के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। किसे बनाई गई है, बाढ़ पीड़ितों के ऊपर बनाई गई है ये मूवी। तो जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित ये फिल्म केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान की कहानियों को बयां करती है, यानी केरल में जो बाढ़ आई थी आप सभी को याद होगा, उसी की कहानियों को बताती है ये मूवी एवरीवन इज द हीरो। और ये मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को एकेडमी अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है, ठीक है। यानी इसको आपके ये जो कहते हैं आपकी एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसके लिए इसको चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज का है, भारत के कितने विश्वविद्यालय टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ठीक है। ये विद्यालय नहीं है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। विश्वविद्यालय यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो आपका ये विश्वविद्यालय है। हाउ मेनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया आर इंक्लूड इन द टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग रैंकिंग, ठीक है। तो यानी भारत के कितने जो यूनिवर्सिटी हैं उन्हें टाइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है 100, बी 51, सी 80 एंड डी 91, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है डी 91। भारत की 91 यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड की टाइम वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किया गया है, यानी विश्व की जो टाइम वर्ल्ड रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटीज़ की उसमें इंडिया की टोटल 91 जो यूनिवर्सिटी है वो उसके अंदर नामित है। टॉप 100 में फिलहाल तो मतलब कोई भी नहीं है। तो भारत के 91 विश्वविद्यालय टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किए गए। ब्रिटेन की जो ऑक्सफर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है, कि नंबर 1 पे कौन है, ब्रिटेन की ऑक्सफर्ड जो है नंबर 1 पे है, स्टैनफोर्ड दूसरे पे है और मैसाचुसेट्स जो है वो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। टॉप की जो 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है,
आपकी है एक तो ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे, स्टैनफोर्ड सेकंड पे एंड मैसाचुसेट्स जो है वो 3rd नंबर पे, ठीक है। बेंगलुरु ने साल 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई, यानी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो नंबर टॉप पे है वो 250 के लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है, 250 के अंदर उसकी रैंकिंग में आती है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा एक्चुअली पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि गणेश चतुर्थी का उपलक्ष्य है और लोग क्या कहते हैं अपना गणेश विसर्जन कर रहे हैं, तो हम इसको एंजॉय कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वी जस्ट गेट अ पॉज फॉर सेकेंड। ओके, it will be passed on soon. I'm sorry for that, हाँ। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखो ये आज के दिन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन डायड, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है A संगीतज्ञ, B हार्ट डॉक्टर थे, C अर्थशास्त्री थे और D कृषि वैज्ञानिक थे। देखो मैं बताती हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन या करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा, कहीं ये न्यूज़ नहीं भी सुनी, लेकिन अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, हिस्ट्री तो नहीं, इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी आपने तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि, या साइंस में भी पढ़ा होगा, इवन साइंस में अगर आपने हमारा जो प्लांट किंगडम वाला ये चैप्टर अगर आपने वो पढ़ा हो तो आपने वहाँ पर भी इसको पढ़ा होगा, इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक रहे हैं ये, और ये MS स्वामीनाथन, ये कौन थे? ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें ही हम भारत में क्या कहते हैं? इन्हें ही भारत में हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं। आप सभी जानते होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो 1960 के आसपास आया था, ठीक है। तो उस समय पे जो HYV जो सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थी उनको प्रोड्यूस या फिर उनको एक तरह से बनाने वाले या उनको बनाने में सहयोग देने वाले में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या है? MS स्वामीनाथन। इनकी हाल में मृत्यु हो गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, ओके। और हमारे जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीश सिंह धनखड़, उन्होंने इनकी मृत्यु पे कंडोलेंस अपनी दिखाई है, ठीक है। तो स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैश्विक नेता हैं। गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने और आगे विकसित करने में उनके नेतृत्व और भूमिका के लिए उन्हें भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। और इनकी 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। हमारे आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जिसको मैं हमेशा बहुत ही फोर्सफुली आपको बताती हूँ। अब इसको आप फोर्सफुली समझ लीजिए, बिकॉज हाँ, हालांकि फोर्सफुली नहीं बट एक तरह से फोर्सफुली भी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर करें, ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023? 2023 के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है A आशा पारेख, B वहीदा रहमान, C रजनीकांत एंड D अमिताभ बच्चन, ठीक है। आपके चार ऑप्शन दिए गए, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ, बहुत ही रिसेंट डे का क्वेश्चन है ये, एक दिन या 2 दिन पहले का क्वेश्चन है ये। तो आप हमारी वीडियो से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, अगली क्लासेस के अंदर। एंड थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस क्लास, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्टडी ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें जब हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस पे लाइक या कमेंट का जो रेशो है बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा निराशा होती है। पर ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और मेहनत करने का मन करेगा। We will find more ways to give you more, ठीक है। तो thank you so much for the class and take care, all the best for exams, okay, and BPS